हेलो बच्चों, आज हम लोग हमारा इतिहास और नागरिक जीवन पाठ 6 पाठ का नाम है ब्रिटिश राज के अधीन भारत। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के जो परिणाम हुए उसके परिणाम स्वरूप सन 1857 की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के परिणाम स्वरूप भारत में कंपनी का शासन समाप्त हो गया। जो भारत में कंपनी का शासन था वह 1857 की क्रांति के बाद समाप्त हो गया। अब भारत का शासन ब्रिटिश सरकार ने ग्रहण किया तथा रानी विक्टोरिया को भारत की शासिका घोषित किया गया। यहाँ आप देख रहे हैं कि महारानी विक्टोरिया की एक तस्वीर भी लगी हुई है। महारानी विक्टोरिया की घोषणा पत्र की कुछ खास बातें क्या था उस घोषणा पत्र में, आइए हम जानते हैं। क्षेत्रों के सीमा विस्तार की नीति समाप्त कर दी गई। अंग्रेजों की हत्या के दोषियों को छोड़ शेष सभी को क्षमा कर दिया गया। विद्रोह में भाग लेने वाले तालुकेदारों को राजभक्ति प्रदर्शित करने पर उन्हें उनकी जागीरें वापस कर दी गई। बिना भेदभाव की योग्यता के आधार पर सरकारी सेवा में भर्ती करने का वचन दिया गया। यूरोपीय सैनिकों की संख्या बढ़ा दी गई। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की सेनाएं थी उनकी संख्या बढ़ा दी गई तथा भारतीय सैनिकों की संख्या घटाकर निश्चित कर दी गई। बंगाल प्रेसिडेंसी में 1:2 तथा मद्रास और मुंबई प्रेसिडेंसियों में 1:3 का निश्चित कर दिया गया। ब्रिटिश सामग्री विक्टोरिया की घोषणा के अनुसार इंग्लैंड में भारत के शासन की देखरेख तथा नियंत्रण रखने के लिए एक मंत्री अलग से नियुक्त हुआ जो भारत मंत्री कहलाया। वह ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था। भारत में गवर्नर जनरल वायसराय कहलाने लगा। अभी तक जो गवर्नर जनरल थे उनको वायसराय के नाम से अब संबोधित होने लगा। भारत में वह ब्रिटिश शासन का प्रतिनिधि था। उसकी सहायता के लिए 4 सदस्यों की समिति भी बनाई गई। साथ ही राजपूत, मराठा एवं सिख प्रमुखों के साथ साथ हैदराबाद के निजाम को अंग्रेजों की प्रतिनिष्ठा के लिए पुरस्कृत करते हुए उनके राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य के सदस्य राज्यों के रूप में मान्यता प्रदान की गई। भू राजस्व प्रबंधन के क्षेत्र में तालुकेदारों एवं जमींदारों को ब्रिटिश प्रतिनिधियों की मान्यता प्रदान की गई। यही लोग बाद में ब्रिटिश प्रशासन के एजेंट के रूप में कार्य करने लगे। इसी प्रकार भारतीय प्रबुद्ध वर्ग के साथ नम्र तथा मैत्रीपूर्ण व्यवहार का निश्चय किया गया, क्योंकि ब्रिटिश प्रशासकों की यह मान्यता थी कि निम्न तथा मध्य वर्ग के लोग प्रायः उच्च वर्ग का ही अनुसरण करते हैं, उनकी बातों पर ही चलते हैं, जो वो कहते हैं वही वो करते हैं। ब्रिटिश शासकों को सैन्य पुनर्गठन करने को भी विवश होना पड़ा। यूरोपीय ब्रिटिश मूल के अधिकारियों की संख्या में वृद्धि कर दी गई। तोपखाना एवं महत्वपूर्ण मारक क्षमता वाले हथियारों से भारतीय सैनिकों को वंचित रखा गया। वहां उनके उस पद से हटा दिया गया। सेना में जातियों, क्षेत्रों एवं संप्रदाय के आधार पर सैनिक इकाइयां बनाई गई जिससे उनमें भेदभाव बना रहे, जैसे बंगाल रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट। यह एक तोड़ने का साजिश के तहत था। राजनीतिक एवं प्रशासनिक पुनर्गठन। भारत में प्रशासनिक पुनर्गठन की शुरुआत ब्रिटिश सरकार ने इंडिया काउंसिलिंग एक्ट से की। 1861 ईस्वी के इस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल की काउंसिलिंग का नाम इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग कर दिया गया। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग के सदस्यों की संख्या 6 से 12 करने का अधिकार भी गवर्नर जनरल को था। इन सदस्यों में आधे सदस्य गैर सरकारी होते थे। यह काउंसिलिंग पूरी तरह से अधिकार विहीन थी। इसका न तो वित्तीय नियंत्रण था और न ही प्रशासनिक। इस काउंसिलिंग के द्वारा पारित कोई भी विधेयक गवर्नर जनरल के अनुमोदन के बिना कानून नहीं बना सकता था। अतः कानून के मामले में भी यह मात्र एक सलाहकार समिति थी। इनमें भारतीय सदस्य गवर्नर जनरल द्वारा नामित होते थे, अतः वे आम भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व बिल्कुल नहीं करते थे। आइए जानें कि इंडिया काउंसिलिंग एक्ट 1892 ईस्वी में जो लागू हुआ उसमें क्या था। 1861 ईस्वी के एक्ट में भारत की शासन व्यवस्था में जो सुधार किए गए थे उनसे भारतीय जनता संतुष्ट नहीं थी। भारतीय जनता की मांगों को ध्यान में रखकर भारतीय शासन व्यवस्था में
परिवर्तन करने के लिए 1892 ईस्वी का अधिनियम पास किया गया। वायसराय की परिषद के सदस्यों की संख्या 12 से 16 कर दी गई। इसी कारण केंद्रीय व प्रांतीय दोनों ही परिषदों में मनोनीत सदस्यों की संख्या निर्वाचित सदस्यों से अधिक हो गई। इसका मनोनयन समाज के विशिष्ट वर्गों से किया जाता था। परिषद के सदस्यों को शासन संबंधी विषयों पर प्रश्न पूछने और बजट पर विचार विमर्श करने का भी अधिकार दिया गया। इस प्रकार प्रशासन संबंधी अधिकार भारतीयों को नाम मात्र के लिए प्राप्त हुए। स्थानीय स्वशासन क्या था? स्थानीय सरकार के संगठन में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए। ग्रामीण प्रदेशों में स्थानीय बोर्डों की स्थापना की गई। प्रत्येक जिले में जिला उप विभाग तहसील बोर्ड बनाने की आज्ञा हुई। नगरों में नगर पालिकाएं स्थापित की गई। इन स्थानीय संस्थाओं को निश्चित कार्य तथा आय के साधन दिए गए। इन्हें रोशनी, गलियों तथा मार्गों की स्वच्छता, शिक्षा, जलापूर्ति तथा चिकित्सा सहायता का कार्य सौंपा गया। यह परिवर्तन 1883-85 ईस्वी के बीच स्थानीय स्वशासन अधिनियम पारित कर दिया गया। यही आधारभूत व्यवस्था आज भी लागू है। सिविल सर्विसेज लोक सेवा घोषणा पत्र के तहत सन 1861 ईस्वी में भारतीय लोक सेवा अधिनियम इंडियन सिविल सर्विस एक्ट बनाया गया, जिसके अंतर्गत समस्त महत्वपूर्ण पदों पर ICS अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। इनका चयन लंदन में होने वाली वार्षिक खुली प्रतियोगिता के द्वारा होता था। ये भारत में नहीं चुने जाते थे, ये सीधे लंदन से चुने जाते थे। यह परीक्षा अंग्रेजी भाषा में ही दी जा सकती थी। 1853 ईस्वी तक इस परीक्षा में बैठने की अधिकतम आयु 23 वर्ष थी। अधिकतम जो आयु थी वो 23 वर्ष थी। बाद में इसे घटाकर 21 वर्ष कर दी गई, जो 1876 ईस्वी में घटाकर 19 वर्ष की कर दी गई। 1863 ईस्वी में यह परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले भारतीय सत्येंद्रनाथ ठाकुर थे। ये रविंद्रनाथ ठाकुर के बड़े भाई थे, किंतु उम्र घटने से तो भारतीयों के लिए हम इसमें सम्मिलित होना लगभग असंभव हो गया था। आज ICS को IAS भारतीय प्रशासनिक सेवा कहते हैं। इसकी चयन प्रक्रिया भी बहुत कुछ मिलती जुलती है। इस प्रक्रिया के तहत प्रशासन के दूसरे विभागों जैसे पुलिस, सार्वजनिक निर्माण, चिकित्सा, डाक एवं तार, वन प्रौद्योगिकी, अभियांत्रिकी, कस्टम तथा रेलवे में भी सभी उच्च वेतन वाले पदों पर सिर्फ ब्रिटिश नागरिक ही नियुक्त हो सकते थे। भारतीयों के दबाव में 1918 ईस्वी में प्रशासकीय तथा लोक सेवाओं का भारतीयकरण किया जाना शुरू हुआ। फिर भी नियंत्रण और अधिकार के पदों पर अंग्रेज अधिकारी ही बने रहे। सेना तथा पुलिस का पुनर्गठन 1857 ईस्वी के बाद पुनर्गठन की प्रक्रिया के अंतर्गत सेना को भी पुनर्गठित किया गया। 1857 ईस्वी के पूर्व बंगाल, मद्रास तथा बंबई प्रांतों की अपनी अलग अलग सेनाएं थी। ये स्वतंत्र रूप से कार्य करती थी। 1893 ईस्वी में इनका एकीकरण किया गया। ब्रिटिश सेनाध्यक्ष के अधीन इस सेना को रखा गया। इसमें यूरोपीय सैनिकों का अनुपात भारतीय सैनिकों की तुलना में लगभग 2 गुना कर दिया गया। भारतीय सैनिक सूबेदार से ऊपर किसी पद पर नियुक्त नहीं किए जाते थे। यह व्यवस्था 1914 ईस्वी के प्रथम विश्व युद्ध तक ऐसी ही बनी रही। पुलिस संगठन में दरोगा का पद भारतीयों तथा पुलिस अधीक्षक का पद यूरोपियों के लिए रखा गया, क्योंकि सेना और पुलिस दोनों ही ब्रिटिश साम्राज्य की सुरक्षा एवं विस्तार कार्यों में सहायक होती थी। न्यायिक संगठन कैसा था? भारत में न्याय की परंपरागत प्रणाली मुख्य रूप से प्रचलित कानून पर आधारित थी। अनेक कानून शास्त्रों और शरीयत तथा शाही फरमानों पर आधारित थे। शुरू में अंग्रेज आमतौर से प्रचलित कानून ही लागू करते रहे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने कानूनों की एक नई प्रणाली विकसित की। तत्कालीन कानूनों को संहिताबद्ध किया गया। इसका अर्थ था कि शासन कानून के अनुसार चलाया जाएगा, न कि शासक की इच्छा के अनुसार। अब कानून की निगाह में सारे मनुष्य बराबर हैं। जात, धर्म या वर्ग के आधार पर बिना भेदभाव के एक ही कानून पर सब लोगों पर लागू होता था। पहले की न्याय प्रणाली जात के भेदभाव का ख्याल करती थी।
जैसे यदि किसी ऊंची जात के व्यक्ति ने कोई अपराध किया तो उसकी सजा किसी और जात के व्यक्ति से भिन्न होती थी। व्यवहारतः न्याय प्रणाली अब अधिक खर्चीली हो गई थी और न्याय पाने में काफी विलंब होता था। वित्तीय शासन सन 1857 ईस्वी के बाद वित्तीय प्रशासन का भी पुनर्गठन किया गया। 1860 ईस्वी में बजट की व्यवस्था शुरू की गई। कुछ समय बाद केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों के बीच आय की वितरण में भी निर्णय लिया गया। डाकघर, रेलवे, अफीम तथा नमक की बिक्री और चुंगी से होने वाली आय को पूर्णतः केंद्रीय सरकार के लिए सुरक्षित रखा गया। भू राजस्व, आबकारी आदि स्रोतों से होने वाली आय को केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों के बीच बांटा गया। इससे मिलती जुलती व्यवस्था आज भी चल रही है। अदालतों में मुकदमा चलाने के लिए स्टैंप ड्यूटी नामक एक नवीन कर भी लगाया गया। 1892 ईस्वी के अधिनियम के द्वारा विधान परिषद के सदस्यों को बजट पर विचार करने का अधिकार दिया गया। अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा देने की नीति बनी। अंग्रेज शासकों प्रशासकों ने भारत में आधुनिक शिक्षा का प्रसार इस उद्देश्य किया कि अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त भारतीय उनके समर्थक बन जाएंगे। अंग्रेजी भाषा के रूप में उन्हें संपर्क भाषा प्राप्त हुई, जिसके परिणाम स्वरूप वे अंग्रेजी साहित्य के संपर्क में आए। लॉर्ड मैकाले ने जब अंग्रेजी साहित्य की शिक्षा और अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा देने की नीति बनाई थी तो उसका यह उद्देश्य था कि शिक्षा से ऐसे व्यक्ति तैयार होंगे जो आत्मा और आस्था से ब्रिटिशवादी होंगे। वास्तव में मैकाले का यह अनुमान काफी सीमा तक सही निकला। पाश्चात्य शिक्षा। कंपनी का शासन प्रारंभ होने के समय देश में शिक्षा की व्यवस्था हेतु पाठशाला, मकतब एवं मदरसे थे। उच्च शिक्षा मुख्यतः अभिजात वर्ग के लोगों तक ही सीमित थी। उच्च वर्ग संस्कृत, अरबी, फारसी, कानून, तर्कशास्त्र, व्याकरण, चिकित्सा विज्ञान का अध्ययन करते थे। देश में परंपरागत शिक्षा पद्धति ही चल रही थी। पाश्चात्य जगत के नवीन विचारों और आधुनिक विज्ञान का ज्ञान भारत में शिक्षा ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। अंग्रेज भारत में आधुनिक शिक्षा आरंभ करने में अधिक सफल रहे। निस्संदेह आधुनिक शिक्षा का प्रसार केवल सरकार के प्रयास से ही नहीं हुआ। इस कार्य में ईसाई धर्म प्रचारकों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने कई जगहों पर कॉन्वेंट स्कूल खोले। आधुनिक शिक्षा का प्रभाव। भारत में आधुनिक शिक्षा विज्ञान का प्रयोग 19वीं सदी के आरंभ में हुआ। उदारवादी आंग्ल शिक्षा नीति के चलते भारत में विज्ञान, तकनीकी एवं प्रौद्योगिकी का विकास भी हुआ। इससे भारत वैज्ञानिक युग में प्रवेश कर सका। विश्वविद्यालयों की स्थापना के साथ उनमें विज्ञान विभाग की स्थापना हुई। अधिकाधिक भारतीयों ने विज्ञान को अध्ययन के लिए चुना और विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किए। चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में महेंद्र लाल सरकार का नाम उल्लेखनीय है। उन्होंने 1876 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस नामक संस्था की स्थापना की। 20वीं सदी के तीसरे दशक में इंडियन साइंस कांग्रेस की स्थापना की गई। साइंस कांग्रेस की अधिवेशनों में देश के विभिन्न भागों के वैज्ञानिक भाग लेते थे और एक दूसरे से अपने विचारों व कार्यों का आदान प्रदान करते थे। प्रफुल्ल चंद्र राय, जगदीश चंद्र बसु, मेघनाथ साहा और बीरबल साहनी जैसे कई वैज्ञानिकों ने ख्याति अर्जित की। सीवी रमन ने अपने कार्य और योगदान के आधार पर भौतिकी क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त किया। श्रीनिवास रामानुजन गणित और विश्वेश्वरैया इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र के महान भारतीय वैज्ञानिक थे। इस प्रकार भारतीय वैज्ञानिकों ने अपने योगदानों से विज्ञान के विकास के द्वारा देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान किया। शिक्षा और विज्ञान के क्षेत्र में हुए विकास कार्यों से देश को एक नई गति और प्रतिष्ठा प्राप्त हुई। जन सुविधाओं में वृद्धि। 18वीं शताब्दी तक अंग्रेजों ने देश के धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में हस्तक्षेप न करने की नीति अपनाई, किंतु 19वीं शताब्दी के प्रारंभ से ही उन्होंने भारतीय समाज और संस्कृति में परिवर्तन के लिए कुछ कदम उठाए। भारत स्थित ब्रिटिश प्रशासन कुछ सीमा तक भारतीयों में आधुनिक सोच पैदा करना चाहते थे, लेकिन वहीं तक जहां तक ब्रिटिश हितों को नुकसान न हो। अतः उन्होंने भारत में आधुनिकीकरण की संतुलित नीति अपनाई। इसी नीति के तहत अंग्रेजों ने कई हजार किलोमीटर की रेलवे लाइन बिछवाई, जिससे आवागमन तेज हो सके और व्यापार को बढ़ावा मिले। अंग्रेज ठंडे प्रदेश के रहने वाले थे
और उन्हें भारत में पड़ने वाली गर्मी को सहन करने की आदत नहीं थी। अतः उन्होंने अपने व अपने परिवारों को भीषण गर्मी से बचाने के लिए भारत में नए नगर जैसे नैनीताल, शिमला, दार्जिलिंग बसाए। अंग्रेजों ने भारत में नहर व कुओं का भी निर्माण किया, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा खेतों को सींच कर उत्पादन बढ़ाया जा सके और भू राजस्व की अधिक से अधिक प्राप्ति हो। इस समय यूरोप में नए चिंतन का उदय हो रहा था। इस चिंतन की अवधारणा थी विवेकशील वैज्ञानिक दृष्टिकोण, जिसका अर्थ था कि केवल वही बात सही मानी जाएगी जो मानव तर्क के अनुकूल हो और व्यवहार में जिसका परीक्षण किया जा सके। इसी क्रम में कुछ अंग्रेजों ने भारतीयों के रीति रिवाजों को असभ्यता का प्रतीक माना तथा भारतीय सभ्यता को गतिहीन कहकर उसकी निंदा की। उस समय भारतीय समाज में तमाम कुरीतियां आ गई थी, जिसे भारतीय चिंतकों ने सुधार का प्रयत्न किया। इस कार्य में कुछ ब्रिटिश शासकों ने भी सहयोग दिया, यद्यपि उनकी नीति धार्मिक मामलों तथा रीति रिवाजों में कम से कम दखल देने की थी। अंग्रेजों द्वारा अपने हित में किया गया भारत में आधुनिकीकरण अप्रत्यक्ष रूप से भारत के लिए लाभप्रद सिद्ध हुआ। अंग्रेजों द्वारा लागू की गई पाश्चात्य शिक्षा ने भारतीयों की संकुचित सोच को तोड़ा और उनमें नई दुनिया की ललक और जिज्ञासा जागृत की। पढ़े लिखे भारतीय समाज की बुराइयों का विरोध करने के लिए एकजुट होने लगे। नई सोच और विकसित ज्ञान ने समाज में फैले ऐसे अंधविश्वासों व कुरीतियों को तोड़ा। रेलगाड़ियों ने आवागमन को न केवल सरल एवं सुरक्षित बनाया, अपितु यह छुआछूत व जाति प्रथा को समाप्त करने में भी सहायक सिद्ध हुई। यहाँ कुछ नीचे तथ्य दिए गए हैं। 1835 ईस्वी में अंग्रेजी भारतीय प्रशासन की सरकारी भाषा बनी। भारतीय प्रशासन की सरकारी अंग्रेजी जो थी वो भारतीय प्रशासन की सरकारी भाषा बनी। शिक्षा के प्रसार हेतु 1904 ईस्वी में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ। अब अगले वीडियो में यह पाठ हम यहीं समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे।